नमस्ते दोस्तों। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 1 to 5 स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स का। अभी आपको जितनी भी मार्किंग्स हैं ये पहले से दिखेंगी, क्योंकि एक बार मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ पर ऑडियो नहीं सेव हुआ था, तो इसीलिए मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स में जो यूज होता है वो 5 अलग अलग स्टेप्स में होता है। उसमें से हमारा तीसरा स्टेप था प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हमने चैप्टर 5 पढ़ा, जिसमें था टेक्सचुअल और टैबुलर। अब जो आगे के 3 चैप्टर हम पढ़ेंगे, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8, वो पढ़ेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के। चैप्टर 6 है बार डायग्राम और पाई डायग्राम। चैप्टर 7 है हिस्टोग्राम, पॉलीगन और ओजाइव। ये तीनों है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि बार डायग्राम है आपका डिस्क्रीट सीरीज में, जिसमें आपका जो एक्स होता है यानी क्लास होती है वो सिंगल होती है, जबकि फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्लास इंटरवल में होती है, पूरी रेंज होती है। ये देखिए। और 8 चैप्टर में आपका आएगा अर्थमेटिक लाइन ग्राफ्स और टाइम सीरीज ग्राफ्स। क्योंकि ये मोस्टली न्यूमेरिकल चैप्टर है, इसीलिए इनमें लगभग जो 20-20% थ्योरी का है वो मैं कवर करा रहा हूँ अभी। और इसीलिए इस वीडियो में हम 6th और 7th दोनों चैप्टर कवर कर लेंगे। सबसे पहले आते हैं बार डायग्राम पे। नाम से भी पता चल रहा है, नहीं तो इन्होंने दिया भी है कि बार्स और रेक्टेंगल्स में प्रेजेंट जब किया जाता है डेटा तो उसे बार डायग्राम कहते हैं। इसमें और हिस्टोग्राम में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए इस डिफरेंस को जरूर याद रखिएगा कि बार डायग्राम डिस्क्रीट सीरीज में यूज होता है, जबकि हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी सीरीज में। क्योंकि दोनों में ही बार या रेक्टेंगल्स यूज होते हैं, लेकिन बहुत सारी डिफरेंसेस है। जैसे बार में हमेशा ब्रेथ सेम रहती है, हिस्टोग्राम में सेम भी रह सकती है और डिफरेंट भी रह सकती है। बार इक्वी डिस्टेंट होते हैं एक दूसरे से, हिस्टोग्राम के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता ज्यादातर। सारे बार्स की जो बेस लाइन होती है वो कॉमन होती है, अनलेस डेटा किसी स्पेसिफिक ऑर्डरिंग में है, बार को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में रखते हैं। स्पेसिफिक ऑर्डरिंग में वैसे तो ज्यादातर रहता है हमारा डेटा, जैसे कि अगर वो क्रोनोलॉजिकल है तो हम हमेशा छोटे ईयर से बड़े ईयर तक जाएंगे, जनवरी से दिसंबर की ओर जाएंगे एंड सो ऑन, है ना। तो अक्सर तो हमारा डेटा स्पेसिफिक ऑर्डरिंग में रहता है। तो अब अगर जनवरी का डेटा कम है, फरवरी का ज्यादा है, मार्च का फिर से कम है, तो कोई बात नहीं, हमें इस ऑर्डर पे ही चलना है। लेकिन अगर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है बाय चांस, तब हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बार डायग्राम बनाते हैं। मतलब कि जिस भी एक्स का यानी जिस भी क्लास का डेटा सबसे कम या सबसे ज्यादा है उसे पहले, और फिर उसी ऑर्डर में बाकियों को रखते हैं। सिंपल बार डायग्राम कैसे होते हैं, जो कि सिंगल डेटा पे होते हैं। जैसे यहाँ पे ईयर दे दिएगा, ये ईयर नेम्स ही है, लगेगा आपको जैसे क्लास इंटरवल है, बट ये नेम है ईयर का, 2001 to 2010। ठीक है, ये आ गया आपका सिंपल बार डायग्राम। बाय चांस यहाँ पे जैसे जैसे ईयर बढ़ता जा रहा है डेटा घटता ही जा रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है। फिर हॉरिजॉन्टल, जहाँ पे बेस आपका किधर हो गया, लेफ्ट साइड पे हो गया। बेस जो होगा वो हमेशा एक्स यानी कि क्लास होगा, और जो अपोजिट साइड होगा, जैसे यहाँ पे बेस नीचे है तो यहाँ ये एक्स, वो फ्रीक्वेंसी होता है हमारा, यानी कि डेटा कितने काउंट पे आ रहा है। ठीक। मल्टीपल बार डायग्राम, जब आपका डेटा मल्टीफोल्ड या क्या कहते हैं मैनी फोल्ड हो, ट्राई फोल्ड हो, तब क्या होगा, आपके पास दो दो डेटा, तीन तीन डेटा आ जाएंगे। तब आपको इसको मर्ज करके बनाना होगा या डबल ट्रिपल बार्स बनाने होंगे। मर्ज तब क्या होता है, जब वो टोटलेबल हो, जैसे बर्थ रेट और डेथ रेट को ऐड करने का कोई सेंस नहीं बनता, तो इसीलिए इसकी डिफरेंट बार्स ही एक्सपेक्टेड होंगे अक्सर आपसे। लेकिन अभी आप आगे देखोगे कि जब कंपोनेंट बार डायग्राम आया सब डिवाइडर वाला, तो आपको यहाँ पे देखने को मिला कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रो के थ्रू और थर्मल के थ्रू।
तो यहाँ पे इनको टोटल भी कह सकता है कि 2015-16 में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो जहाँ पे टोटल कह सकता है वहां पे कंपोनेंट या सब डिवाइडेड बार डायग्राम होता है। इसमें आपके दोनों नंबर्स तो दिखते ही हैं, टोटल भी दिख जाता है। ये जो आपके लेफ्ट में पॉइंट्स आप बनाते हो ग्राफ क्रिएट करते टाइम, वो हमेशा ऐसे नंबर्स चुनोगे आप जो इनके बीच का एक कॉमन गैप हो, ना ही बहुत छोटा ना ही बहुत बड़ा। जैसे आपको यहाँ पे नंबर्स 40s में, 50s में, 80s में, टोटल से केस में 110 130 दिख रहे हैं, तो यहाँ 10-10 या 20-20 का गैप लेना कोई खराब बात नहीं है। तो इसी ने हमने 0 20 20 to 40 40 to 60 ऐसे ले लिया है। परसेंटेज बार डायग्राम, इसमें क्या होता है कि आपका डेटा जो है अपने टोटल का कितना परसेंट है। जैसे यहाँ पे ईयर 17-18 का टोटल 1,21,000 था, इसका 1,29,000 था। आपसे कहा गया कि आपको परसेंटेज बताना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का कितना परसेंट था टोटल जीडीपी में। तो पहले तो आपको ऑब्वियसली परसेंटेज निकालना होगा, ये आपने परसेंटेज निकाल लिया, फिर इसके बाद आपने इसको मार्क कर दिया। अब यहाँ पे ऊपर जो 100 की लाइन है उससे मैच होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर उनका शेयर होना चाहिए। डेविएशन बार डायग्राम, कई बार क्या होता है कि आपको किसी पर्टिकुलर गिवन एवरेज से कितना कोई चीज लेफ्ट या राइट यानी नेगेटिव या फिर पॉजिटिव जा रही है, ये डेविएशंस बताने होते हैं। तो ऐसे में आपको केवल ये नहीं बताना है कि उनका अमाउंट क्या है, 10 है कि 20 है कि 30 है, आपको ये भी बताना है कि वो कहीं माइनस में या प्लस में है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपने एक्स एक्सिस को बीच में रखते हैं, जीरो से जैसे रखा जाता है, लेकिन वाई हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में चला जाता है। और फिर जो बार हमारा पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव में और जो नेगेटिव उसको नेगेटिव में, उतना उतना हम लेके जाते हैं। थोड़ा फास्ट कवर कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगा इसमें के, तो मुझे फिर से पूरा पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल चैप्टर्स की वीडियोस आपके अलग से बनेंगे। अभी आपके मोस्ट प्रोबेबली स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स की थ्योरेटिकल पोर्शन, इसमें आपका एक इंडेक्स नंबर थ्योरेटिकल बचा है थोड़ा सा, जिसमें काफ़ी थ्योरी है। और इसमें और आपका बचा है मीन मोड मीडियन, जिसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं सब न्यूमेरिकली, लेकिन एक बार हम आपको इसको इस तरह से बता देंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन फास्ट कवर करेंगे ऑब्वियसली। तो पाई चार्ट अक्सर उन चीज़ों के लिए बनता है जिनका सम अप हमारे पास 100% के फॉर्म में हो, या जिसमें हमें कंपोनेंट बताना हो कि किसका कितना शेयर है, किसका कितना कंपोनेंट है टोटल में से। तो वहां हम सबसे पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं, अगर नहीं है तो। अगर है तो भी सिंपली क्या करना है हमें, जब हमारा परसेंट फॉर्म में आ गया या परसेंट फॉर्म में दिया हुआ है, तो वहां से हमें उससे 100 से डिवाइड करना है और 360 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो 100 के रेशियो, 100 से उसका जो रेशियो है वही हमें जानना है कि 360 से किस चीज का होगा। तो जिसका होगा वो हमारा आंसर में आ जाएगा, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360 करने से। और ऐसे से क्या होगा कि सम अप बनेगा आपका 360 डिग्री, जो कि एक सर्कल का फुल एंगल होता है। और हमें ये तीनों डिग्रीज मिल जाएंगे, जिसको हम प्रोटेक्टर से नाप के क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और पाई में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे दिया गया है कि प्राइमरी सेक्टर का कितना शेयर है, सेकेंडरी सेक्टर का कितना शेयर है, टर्शरी में से 3 डिविजन्स दे दिए गए। हमने क्या किया, उनको कन्वर्ट किया डिग्रीज में बाय 100 इंटू 360 करके, और फिर यहाँ हमने उनको कोई एक कॉमन लाइन खींच के पहले, और उसके बाद उस पर प्रोटेक्टर रख के, मान लीजिए ये आपका प्रोटेक्टर है, आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 0 से आ रहा है 58.32 यहाँ कहीं, तो यहाँ आपने मार्क किया, आपने प्रोटेक्टर हटाया और सेंटर से उसको जोड़ दिया। फिर आपने प्रोटेक्टर यहाँ रखा, फिर आपने उसमें देखा कि 19.44 हमें चाहिए, यहाँ आ रहा है, आपने यहाँ मार्क किया, प्रोटेक्टर हटाया और कनेक्ट कर दिया। ऐसा आपका चलेगा। देखिए मिसलेनियस इलस्ट्रेशन आ गए। जब मैं आपका न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा, न्यूमेरिकल वीडियोस बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपके ये सारे इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस का ऑड वाला या इवन वाला एक मैं पिक करूंगा, कि जैसे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ मैंने कर लिया और सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ आपको दे दिया, सिमिलरली क्वेश्चंस में भी। ठीक है, अब चलते हैं सीधे 7th चैप्टर पे। तो अब आ गए हैं चैप्टर 7 पे, हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड ओजाइव। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, वही चैप्टर का नाम भी है, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स।
मतलब कि जो आपके क्लास इंटरवल वाले यानी रेंज वाले क्लासेस होते हैं या डेटा होते हैं, उनको जब आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो तो आपको काम में आते हैं हिस्टोग्राम, पॉलीगन और ओजाइव्स। हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि देखने में काफी हद तक बार डायग्राम जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। जैसे ये इक्वल और अनइक्वल दोनों तरीके के क्लास इंटरवल के लिए होता है, यानी कि इसका जो विड्थ है वो चेंज हो सकता है। जैसे यहां आप देख रहे हैं विड्थ सबकी सेम है, जबकि अनइक्वल क्लास में आप देखेंगे कि विड्थ अलग है। वापस चलते हैं, इनके बीच में गैपिंग आपको नेग्लिजिबल दिखेगी। वहीं एक चीज ये भी है कि आपकी जो क्लासेस होती है वो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 है, तो जहां पे पिछली क्लास एंड हो रही है वहीं अगली स्टार्ट हो रही है, इस वजह से यहाँ पे गैप नहीं है। और अक्सर ये 0 से भी कनेक्टेड रहते हैं, जबकि आपने देखा हो कि बार डायग्राम थोड़ा सा गैप से स्टार्ट थे। तो इक्वल क्लास इंटरवल जहां इनके बीच का गैप, यहाँ पे भी देखिए 0 और 10 के बीच का गैप 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, सो ऑन। तो वहां पे आपका जो विड्थ है वो भी इक्वल है। जबकि जो अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हैं उनकी जो विड्थ है वो देखिए यहाँ पे आपने देखा 10, तो सॉरी 5, 5, 5, 5, फिर 10, फिर 20, फिर 20। तो अलग अलग गैप है क्लास इंटरवल्स के बीच में, रेंज चेंज हो रही है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो विड्थ है वो भी चेंज हो रही है, क्योंकि ये 10 टू 15, 15 टू 20, 20 टू 25 ऐसे। अब देखिए यहाँ पे 0 से गैप हो गया, क्योंकि हमारे डेटा में ही 0 से 10 के बीच का डेटा नहीं दिया हुआ था। सिमिलरली कभी कभी क्या होता है कि ये जो आपकी वैल्यू 6, 3, 2, 7, 10, 27, 15 ऐसे है, ये नंबर्स बहुत दूर से भी स्टार्ट हो सकते हैं। हो सकता है नंबर स्टार्ट हो रहे हो 10,000 से, 10,000 टू 12,000, 15,000 टू 18,000। तो वहां पे आपको दिख रहा होगा कि 3 जीरो सब में कॉमन है, मतलब 1000 सब में कॉमन है, तो यहाँ आपका गैप जो 5 का है वो आपका 10,000 या 5,000 का हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन ये जो स्टार्ट ही 10,000 से सीधा हो रहा है, आपस में गैप इनका कम है, 2, 3, 3 ऐसे है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डबल लाइन खींच देते हैं। आगे आपको अलग अलग ग्राफ्स में देखेंगे, सॉल्व ग्राफ्स में भी, जिससे कि पता चलता है कि हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया को कवर कर दिया गया। जैसे 0 से 10,000 को कवर कर दिया हमने, यहाँ सीधे, या 0 से 8,000 को कवर कर दिया और सीधे 8,000 से स्टार्ट किया, और फिर 2 टू 2,000 पे यानी 10, 12, 14 एंड सो ऑन हमने मार्किंग कर दी। तो अब इनके बीच में मार्किंग जो 2-2 हजार की है उसका स्केल सेम है, बट नीचे उतने ही स्केल में 8,000 कवर हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका हमें कोई यूज नहीं था इसलिए। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कुछ खास नहीं है, जैसे हिस्टोग्राम है वैसे ही अगर आपका हिस्टोग्राम बना हुआ है तब तो बहुत ही सिंपल, उसके जो अपर हेड्स हैं उनके मिड पॉइंट पर पिक करिए और उनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे बाय चांस गैप 5, 10, 15, 20 सेम है, इसलिए लाइन काफी हद तक स्ट्रेट बन रही है, पर ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता है। जैसे आप उतरते टाइम में देख रहे हैं कि 8 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 3 का गैप, तो इसीलिए लाइन सीधी नहीं आ रही है। ठीक है, इसमें मैं पुरानी लाइंस को इरेज भी कर देता हूँ, तो थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, बहुत पुरानी लाइंस अब इरेज नहीं हो रही है। ठीक है, अच्छा वही क्या है कि अगर आपको डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना हो, आपके पास हिस्टोग्राम ना हो, तो आप क्या करोगे? तब हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्लासेस से। जैसे 10, 20 के बीच का मिड पॉइंट 15 है, फिर इसका 25, 35, और हम सीधे उन पॉइंट को मार्क करके उनकी लाइंस को जोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम। अच्छा, जब भी हम इस लाइन को, इन पॉइंट्स को स्ट्रेट स्केल लाइन से जोड़ रहे हैं, रूल्ड लाइन से, तब तक तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। लेकिन ये बन जाते हैं जब हम इन्हीं पॉइंट्स को स्मूथ हैंड से जोड़ते हैं, ऐसे सिंपली ऐसे करके उन पॉइंट से गुजारते हुए, तो ये बन जाता है फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और कर्व में फर्क याद रखिएगा। फिर आता है आपका लास्ट ओजाइव, या जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपको याद आया होगा
कि मैंने आपको बताया था कि जब हम टेबल में डेटा रिप्रेजेंट करते हैं या हम क्लासिफाई करते हैं, तो हमारी जो क्लासेस हैं, क्लास इंटरवल्स हैं, उन्हें हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं और कई बार हमें पहले से भी मिलती है लेस देन और मोर देन टाइप में, कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 की बजाय लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15। ऐसे में क्या होगा, हमारी फ्रीक्वेंसीज एडेड होगी, इसीलिए इनको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कह दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि जब हम लेस देन चल रहे हैं तो यहाँ पे 4, 10, 20, 30, 55 बढ़ ही रहा है डेटा। जब हम मोर देन टाइप में चल रहे हैं तो डेटा घट ही रहा है। तो इसीलिए इनका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। बनाने का तरीका वही सिमिलर, बार डायग्राम से लेके यहाँ तक का कोई फर्क नहीं, लेकिन जब बन जाता है तो देखने में अलग है ये सब, और उनके कुछ कुछ रीजंस हैं। तो हमने वही जाने अब तक कि जब आप लेस देन या मोर देन टाइप में जाओगे तो ग्राफ कुछ कुछ एक वन साइड बनेगा, लेस देन में ऐसा, मोर देन में ऐसा, वाइस वर्सा भी हो सकता है, लेकिन रहेगा वन वे ही। ठीक है, तो फिर से आगे मिसलेनियस इलस्ट्रेशन, मतलब कि हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन यहीं खत्म होता है। जब हम न्यूमेरिकल वीडियोस बनाएंगे, जो कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि अभी मैं थ्योरी मैक्सिमम कवर कर लूंगा तभी मैं उसको बनाना शुरू करूंगा। ठीक है, उसमें हमारी अकाउंटेंसी भी स्टार्ट हो जाएगी इसके खत्म होने के बाद, जिसमें अभी काफी टाइम लगेगा। लेकिन क्या होगा, पहले आपका थ्योरेटिकल पोर्शन मैक्सिमम कवर हो जाएगा, जिसमें आपका आता है मेनली तो बिजनेस स्टडीज, ये आपका कवर होगा। 95% बिजनेस स्टडी आपका थ्योरेटिकल ही है। आपका स्टैटिस्टिक्स एंड सॉरी आपका जो स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स की बुक है, जो इस समय चल रही है हमारी, इसमें आपका मेजर मेजर इंडेक्स नंबर और मीन मोड मीडियन ही ऐसा है जिसमें कुछ कुछ थ्योरी पोर्शन है पढ़ाने लायक। इसके बाद आती है आपकी बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें भी काफी कुछ, लगभग 60% थ्योरेटिकल है। तो जब हम ये और ये कवर कर लेंगे तब हम ये न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। उस समय इस तरीके के चैप्टर जिसमें मोस्टली थ्योरी थी ही नहीं, इसको हम दोबारा भी पढ़ेंगे उसके अंदर, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन होगा काफी अलग होगा, रिकॉर्डिंग करने का तरीका अलग होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम या तो माइक्रो इकोनॉमिक्स या तो बिजनेस स्टडीज शुरू कर रहे होंगे, और या फिर हम जो है ये जो बचे हुए मीन मोड मीडियन और इंडेक्स नंबर्स हैं वो देखेंगे। ठीक है।